बाय पार्ट्स के बारे में बता रहा था। बाय पार्ट्स में आपको आइलेट के हिसाब से पहले अरेंज करना। किसके हिसाब से? आइलेट में इस वाले पार्ट को क्या बोलोगे? ये डी क्या बताएगा? अलजेब्रा और e की पावर डी। अब आप बताओ आइलेट के हिसाब से पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा? अलजेब्रा पहले, एक्सपोनेंशियल बाद। चलो ये भी बता दो कि आपको बाय पार्ट्स लगाते हुए पहले वाले को क्या करना था? सेम रखना था। और इंटीग्रेशन किसका करना होगा? सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करना होगा। प्रोडक्ट रूल में प्लस आता था, यहां माइनस होगा। माइनस करने के बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे वहां दो पार्ट्स होते हैं ना कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, अगला सेम, फिर अगले वाले का डिफरेंशिएशन पहला सेम। ऐसे यहां है कि फर्स्ट एज इट इज होगा और सेकंड वाले का आगे बोलो। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इनटू में, सेकंड वाला सेम रहेगा, सेकंड वाले का अभी भी क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को वापस से क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। यहां पर चलो बताओ, ई और सॉरी ई की बार टी का इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा? टी का डिफरेंशिएशन टी के हिसाब से और ईटी का इंटीग्रेशन ईटी होगा। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? ई की बार टी। यानी सॉल्व करने पर रिजल्ट आ गया टी इंटू ई की पावर टी माइनस में ई की पावर टी प्लस में क्या? समझ आ रही बात? पक्का? अब आगे टी की जगह पर क्या पुट करोगे? जल्दी बताओ। 10x। और ये हमने I1 की वैल्यू निकाली है। ये I1 की वैल्यू प्लेस कर दी जाएगी कहां पर? ये कांस्टेंट छोड़, ये I1 की वैल्यू प्लेस कर दी जाएगी कहां पर? ये जो हम सॉल्व कर रहे थे और छोड़ दिया था बीच में, इस वाले ए के अंदर आपको प्लेस करना है। तो आप लिखोगे यूजिंग वैल्यू ऑफ I1 इन। बताओ लेफ्ट में क्या था? y इंटू में। राइट में क्या था? I1 की वैल्यू डाल देता हूं ना सीधा। राइट में आपके पास I1 की वैल्यू थी, तो I1 की वैल्यू आ रही है सॉल्व करने पर 10x इंटू में e की पावर 10x माइनस में। और क्वेश्चन में पहले से क्या लिखा हुआ था? y की वैल्यू निकालने के लिए आप डिवाइड कर दोगे e की पावर 10x को सबके साथ। यहां बचेगा 10x, यहां बचेगा 1 और यहां आ जाएगा e की पावर में माइनस 10x। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, e की पावर में माइनस 10x और ये होगा y के बराबर। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, कर लोगे अब आगे? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो सॉल्व। तो पीछे बढ़ा दे, नहीं आपके ऊपर वाले का, ऊपर वाले दो। उसके दो। अच्छा पहले ये बताओ, इस वाले क्वेश्चन में ये तो लिखा नहीं आया कि होमोजेनस है या लीनियर है या वेरिएबल सेपरेबल है। तो आप बताओ पहले क्या निकालोगे? निकालने के लिए
फर्स्ट वाली टर्म को यहाँ छोड़ देना और dx वाली टर्म्स को एक साथ ले जाना, यानी इसके साथ लिख देना। राइट वाले पार्ट से कॉमन लेना, तो कॉमन आपके पास आएगा dx वाला पार्ट और यहां से dy by dx की वैल्यू निकाल लें। चलो फिर से वही सवाल, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल का लग रहा है आपको? अगर मान लो आपने dy dx को अलग कर भी दिया तो और dx वहां चला भी गया, प्रॉब्लम क्या है? cot x और 2xy के बीच में माइनस आ रहे हैं, तो अलग अलग कर पाना इम्पॉसिबल होगा, यानी वेरिएबल सेपरेबल लग ही नहीं पा रहा। अब आप बताओ होमोजेनस आप देखते मना कर सकते हो कैसे? वेरी गुड, कॉट के साथ x आ रहा है, या तो x बाय y होता या क्या होता, यानी होमोजेनस भी नहीं है। अब क्या बचा? लीनियर। लीनियर के लिए तीन पार्ट्स होते हैं, पहले तो ये बताओ तीन पार्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे, कैसे? अलग अलग कर दो तो आपके पास तीन पार्ट आएंगे। फर्स्ट पार्ट होगा cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अगला पार्ट होगा माइनस 2xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बता दो dy by dx के साथ क्या होना चाहिए ताकि स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगे। y वाली टर्म dy by dx के साथ y वाली टर्म आनी चाहिए। आप इस y वाली टर्म को शिफ्ट करोगे यहां पर और थोड़ा अलग करके ऐसे लिख देना। अब तो आइडेंटिफाई कर लोगे ना p कितना और q कितना। चलो पहले यहां तक पहुंचो, फिर उसके बाद आगे करते हैं साहब। अब तो नहीं समझ आया? एक मिनट, क्या? और dx से मल्टीप्लाई करवा दूं, इससे डिवाइड कर दो। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है? p को इंटीग्रेट कर। अच्छा बात तो यहाँ पर बिना सब्स्टिट्यूशन के काम हो पाएगा क्या? नहीं ना, तो वो काम आपको साइड में करना होगा। आप लिखोगे 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए लेट करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t के बराबर। सॉल्व करने पर आएगा 2x dx dt, न्यूमरेटर पूरा गायब होगा, क्वेश्चन बचेगा 1 अपॉन t dt और सॉल्व करने पर आंसर आएगा log। फिर t की वैल्यू डालेंगे तो क्या रिजल्ट होगा? यानी आपको सीधा आंसर लिखना है तो आप लिखोगे आंसर आ रहा है e की पावर log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। e और log कैंसिल होगा, हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और एक चीज और सुनो, मान लो यहाँ कभी सुन रही है, अब मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा करवाया, ये ढूंढना पड़ेगा। अगर कभी यहाँ माइनस आ जाए, कभी 2 आ जाए, तो कोई बेवकूफी मत करना। मान लो माइनस आ गया तो कोई बेवकूफी ऐसे मत करना कि ये काट दिया और आंसर लिख करके आगे -1 प्लस एक्स का स्क्वायर। बिल्कुल, लॉग में अगर कोई भी नंबर आगे हो तो वो कहां से आगे आया होता है। तो अगर माइनस गिवन होगा तो माइनस को उठा के पहले पावर में ले जाओ और जब वो टर्म यहां से हट जाए तब आप इसे कैंसिल करो। बताओ रिजल्ट क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, यानी 1 अपॉन में। तो बात समझी, फर्क है दोनों। ले रहे हैं यहाँ तक? चलो अब आगे बताओ नेक्स्ट। आईएफ आ गया, अब नेक्स्ट क्या? y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और q क्या है? और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा है कि आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और आराम से तब सॉल्व होगा जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा कॉट का। याद है किसी को कॉट का? सब्स्टिट्यूशन तो लगता है, कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन में साइन।
और साइन को टी मानने से क्या गायब हो जाएगा? 1/t का आंसर क्या होगा? लॉग टी होगा, और टी की वैल्यू साइन एक्स के बराबर तो सीधा लिखा जा सकता है, आंसर आएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। और y की वैल्यू निकालने के लिए आप लिख देना लॉग साइन एक्स अपॉन में 1+x², और c अपॉन में 1+x², बस इतना कर। यहाँ चल, अब एक क्वेश्चन आप करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने अभी रिसेंटली बाय पार्ट्स की प्रैक्टिस की हो, या थोड़ा बहुत बाय पार्ट्स पहले से ठीक से किया हो। क्वेश्चन लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख रहे हो, बहुत ही सिंपल है, dy/dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। सिंपलीफाई करना आसान था, कितना है भी, बिल्कुल ठीक। और क्यों? ए आर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालना हो तो e की पावर में p का, यानी कि 2 का इंटीग्रेशन करना होगा। सॉल्व करने पर आ जाएगा e की पावर में 2, और सॉल्यूशन निकालने के लिए y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा if के साथ। ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सीधा सॉल्व कर ही नहीं सकते, याद आ रहा है? तो एक क्वेश्चन नहीं कर दिया, और किसी को याद आया? हो गया? और किसी को?
ये कभी सॉल्व ही नहीं होता, इनफाइनाइट है, चलता चला जाएगा। एक बार शुरू करोगे बाय पार्ट लगाना, चलता चला जाएगा। आप बताओ, बार बार सेम चीज आती जाए, उससे बचने के लिए हमने क्या कर दिया था? तो आप इसको ए मार्क करो और लेट कर लो। जो भी हमें इंटीग्रेट करना है उसको I1 आई कुछ भी ऐसा मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कभी सॉल्व नहीं होता। सॉल्व करते करते जब दोबारा से सेम रिजल्ट आएगा तो उसके बदले भी क्या लिख दोगे? अब लेफ्ट में भी आई होगा, राइट के अंदर भी आई आएगा, दोनों वैल्यूज को इकट्ठा करके आई निकालने में मदद हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। फाइव पार्ट्स का रूल अभी रिवाइज करा दिया तो सीधा लगा रहा हूं। पहले फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, हाईलाइट में एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट ही होगा, ठीक है ना? तो पहले वाला सेम रहेगा, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बताओ e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर 2x अपॉन में 2। शाबाश। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अगले वाले का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये 2 मैंने बाहर निकाल दिया और दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस से इंटीग्रेट करना। समझ आ रही बात? पहला सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद लिखा है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, 2 बाहर निकाल दिया है और अब दोनों का इंटीग्रेशन करना है। आप देखो जरा, कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस से टर्म ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल में ही चल रही है। वापस से क्या अप्लाई करना पड़ेगा? 5 मिनट्स। कब तक चलेगा? बस इस स्टेप के बाद और नहीं करेंगे क्योंकि इस स्टेप के बाद वापस से क्या आ जाएगा? सेम क्वेश्चन। अब चलो ट्राई करो। अब यहां लगा दो बाय पार्ट्स। पहले कॉस से इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। आगे बोलो। माइनस का साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और e2x का इंटीग्रेशन e2x अपॉन में, फिर दोबारा से इनको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है। अब आगे एक बार जरा ब्रैकेट बस ध्यान से ओपन करो। बताओ ये ओपन करने पर क्या रिजल्ट देगा? cos x इंटू e की पावर 2x अपॉन में, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, दोबारा माइनस आएगा तो प्लस और माइनस फिर से क्या हो जाएगा? ये 2 बाहर निकाल देना, इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करवा देना तो बाहर करता है 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और आपके पास बचेगा क्या? चलो मैं लिख देता हूँ। आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा साइन एक्स इंटू में, फिर दोबारा सेम आ गया। कभी सॉल्व हो नहीं सकता, इसलिए हम इसको अब रिप्लेस करके लिख देंगे आई के बराबर। सॉरी, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आ जाएगा 5i/4। ये 4 से 4 कट गया और यहां से आई की वैल्यू आ गई e की पावर 2x अपॉन में 5, 2 sin x माइनस cos x। अब आप इस वाली वैल्यू को रिप्लेस करोगे कहां पर? इस मेन इक्वेशन। डन? तो जरा बोलना, एक मिनट, यूजिंग वैल्यू ऑफ i/, मेन इक्वेशन। लेफ्ट में आपके पास ये था, राइट में सॉल्व करने पर ये आ रहा है, साथ में c होगा। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप डिवीजन में भेजोगे।
लिस्ट का इस वाले टाइप का लास्ट ही क्वेश्चन है। टॉपिक नहीं खत्म हुआ है, इंपॉर्टेंट का लास्ट क्वेश्चन है अभी। ई रेस टू द पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। पहले आपका काम है डी बाई डी एक्स निकालना, पहले वो निकालो फिर आगे बात करते हैं। ओ सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। यहाँ बचे डी एक्स बाई डी वाई। अब पहले डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू निकालो, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालो, और लीनियर में चेंज हो जाए तो उसके बाद सॉल्व। पहले बता दो पहले क्या निकाला आपने, और डी एक्स बाई डी वाई निकालने के लिए पहले आपको एलसीएम तो लेना पड़ेगा ना। हाँ, क्या सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, ये डी एक्स बाई डी वाई समझ आ गया सबको कि डी एक्स बाई डी वाई क्या है, वो क्लियर हो गया सबको। अब आगे पता नहीं वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है क्या कुछ? क्यों? यहाँ दो टर्म्स के बीच में माइनस आ रहा है और एक एक्स है एक वाई है, तो अलग अलग नहीं हो पाए। क्या ये होमोजीनस है? क्यों? ई की बार एक्स बाय वाई या वाई बाय एक्स नहीं। अब क्योंकि क्वेश्चन लीनियर से सॉल्व होगा और लीनियर में हमें पता है कि वाई डी वाई बाई डी एक्स और एक क्यू वाले मतलब क्यू वाली टर्म ऐसे ब्रेक करना हो, पर अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो आप सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी एक्स बाई डी वाई से रेसिप्रोकेट करो, रेसिप्रोकेशन करो, और ऐसा करने के बाद आपके पास आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। अब पहले ये बताओ, अब आप तीन टर्म ला सकते हो कि नहीं ला सकते? ला सकते हैं। हमारी एक टर्म है डी वाई बाई डी एक्स, अगली टर्म आएगी ई की पावर में माइनस टू रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स।
साथ में माइनस वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स। बताओ जरा डी बाई डी एक्स के साथ राइट में से कौन सी टर्म शिफ्ट कर दी जाए? वाई। अच्छा ये बताओ कि पी किसके बराबर है? 1/√x के। और क्यू किसके बराबर है? e की पावर -2√x अपॉन में अंडर रूट एक्स। अब p का इंटीग्रेशन इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप सोचो तो। x की पावर क्या दे रखी है हमें? नीचे हाफ, ऊपर जाके क्या बन जाएगी? -हाफ। और अगर ऊपर जाके बन गई -हाफ तो आपको x की पावर -हाफ को सॉल्व करना आता तो है। क्या हो गया इसका? सॉल्व करने पर आएगा e⁻²√x। क्या आ गया? आ रहे? बस अब इसके बाद सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो y इंटू में करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये बराबर होगा किसके? हाँ जी, क्यों कितना? e की पावर माइनस, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड कर दो। e की पावर क्या आ जाएगी? और किसी भी टर्म की पावर जीरो, मतलब ये आपस में कैंसिल हो जाए, इसका मतलब ये। अब हमारे पास बचा क्या? -हाफ। इसे ऊपर सॉल्व किया, दोबारा सॉल्व कर दो, क्या आएगा आंसर? ऊपर ले जाना, माइनस आ जाएगा। मेरे यहाँ क्वेश्चन खाली दिखने में मुश्किल है, अगर आप एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म समझ रहे हो कितना ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। अगर आप इतना पहुंच जाते हो, ये काम कर देते हो अलग अलग, सॉरी अलग अलग करने वाला, तो उसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा, प्रोवाइडेड इंटीग्रेशन आता हो। ठीक। चलो। हाँ, आज के लिए इतना तो है, पर अब जरा ये समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, इसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो समझा तो रहा हूँ, समझ में आए तो ऊपर का आशीर्वाद है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। जो कर लिया बहुत ठीक है। सुन, तो बच्चे जो मुसीबत हम फेस कर रहे हैं ना, जैसे अभी आपने देखा इतनी सारी चीजें बनाई गई, आईएफ निकाला गया, फिर उसके बाद सॉल्यूशन ढूंढने के लिए रट्टा मार लिया। ये प्रॉब्लम सिर्फ हमें नहीं आई, प्रॉब्लम उनको भी है जिन्होंने इसे डेवलप किया। उनसे भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी आसानी से सॉल्व नहीं हुई। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मैं बता रहा हूँ। जब स्टेप डेवलप हुए तो स्टेप डेवलप क्या हुआ? पहला, इन्होंने कहा कि हम पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हम जीएक्स बोलेंगे। यानी इस पूरे क्वेश्चन में ना एक कमी है टर्म की, उस टर्म की वैल्यू हमने क्या मान ली? जीएक्स। अगर ये जीएक्स आ जाए तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। बताऊंगा कैसे। पर अगर जीएक्स आ जाए तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। पर अगर जीएक्स नहीं रहेगा तो ये अभी अधूरा है। ये पूरा कब होगा? जब आप इसे किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे दोनों साइड्स को? जीएक्स। कोई भी फंक्शन जो एक्स की टर्म्स में हो, हमने उसको जीएक्स बोल दिया। क्लियर है? पर एक कोई भी नहीं होगा, बहुत खास फंक्शन होगा, तो कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करेगा तो। ठीक। हाँ जी, अब सुनो आगे क्या। अब ध्यान दो। अगर मैं इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड को देखूं तो लेफ्ट साइड कहीं ना कहीं मुझे प्रोडक्ट रूल समझा रहे हैं कि डी बाई में डीएक्स आ रहा है, फिर अगले वाला सेम आ रहा है, फिर y वाला सेम आ रहा है, और ये शायद डिफरेंशिएशन हो किसका? ले रहे आप? मेरी बात समझ आई? मैं दोबारा बोलता हूँ। y का डिफरेंशिएशन हुआ, gx वाला पार्ट सेम आ रहा है। ले रहे आप? अगले वाले में y सेम आ रहा है और gx के साथ क्या जुड़ गया?
तो ये लगता है कि शायद डिफरेंशिएशन होगा किसका, पर सर जी एक्स है तो जी एक्स के साथ जी डैश क्यों नहीं आ गया? अगर डिफरेंशिएशन ही है तो सर यहाँ तो जी डैश होना चाहिए था, तभी तो कहते हैं डिफरेंशिएशन है। पर बच्चे आप एक बात बताओ, अगर जी एक्स आपका ई की पावर साइन एक्स जैसा कुछ होता तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? ई की पावर साइन एक्स वापस, और साइन एक्स के साथ क्या आ जाता, मतलब साथ में क्या आ जाता, cos x आता। यानी डिफरेंशिएट करने के बाद gx सेम रहेगा, साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, gx का डिफरेंशिएशन। समझ आ रही है बात? मुझे नीचे 100% समझ में, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, बस लग गया। चलो आगे। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, लेफ्ट वाला जो पार्ट है, वो बराबर है किसके? तो वो बराबर है प्रोडक्ट रूल ऑफ y इंटू जी एक्स। हाँ या ना? हाँ या ना? कि अगर मैं y और gx का प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो इसको ही ओपन करने पर क्या रिजल्ट आएगा? ऊपर वाला रिजल्ट आएगा। आयरन को डाउट है? को डाउट यहां किसी का? ठीक है, चलने देते हैं, अभी आगे बात करेंगे। अब इसके बाद dy बाई डी एक्स जी एक्स, मतलब मैं ये वाला पार्ट पहले ले रहा हूं, और सच में इसका डिफरेंशिएशन कैसा दिखना चाहिए मैं आपके साथ वो भी शेयर कर रहा हूँ कि dy बाई डी एक्स के साथ क्या आएगा, gx, और gx के डिफरेंशिएशन को सीधा सीधा बोला जा सकता था क्या, और y वाला पार्ट सेम रहता। हाँ या ना? ऐसा करने पर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल होगा क्योंकि सेम है। अब जो बचा उसमें भी y और y कट जाएगा, ये y और ये y आपस में कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा pgx, और क्या बचेगा, लगे आप? आया ना? अगर p की बात करें तो p का रिजल्ट होगा g डैश x अपॉन में किसके बराबर, px की टर्म में था, अभी देखा हमने सारे क्वेश्चन में, qx की टर्म में था। यानी ये p अगर x की टर्म में है तो इंटीग्रेशन भी किसके फॉर्म में करना पड़ेगा, x के फॉर्म में करना पड़ेगा। अगर मैं मान लो कि दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देता हूँ, p निकाल के अगर मैं दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो gx को t मान के उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी ऊपर वाला एलिमिनेट हो जाएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log t, और log t डाल देंगे तो log t क्या बन जाएगा, यहाँ पर जीएक्स हमारा वो पार्ट है जो सारी मदद कर रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जीएक्स हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और आपको मैंने अभी डिफरेंशियल के अंदर ही बताया था कि अगर आपको कभी भी लॉग हटाना हो तो बच्चे लॉग तो हट जाता है, पर सामने वाला पार्ट कहाँ चला जाता है, ई की पावर में कहाँ चला जाएगा। तो आप बताओ जीएक्स यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का रिजल्ट समझ आया कि नहीं? आगे पक्का। अब आते हैं सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, तो बताओ इसी पार्ट को ये बोला जा सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ y इनटू जीएक्स, और वो किसके बराबर है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y इनटू जीएक्स बराबर है q इनटू जीएक्स, और जीएक्स का मतलब ही क्या था हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहां तक क्लियर है पहले? अब देखिए, अब मैं इसे सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करने वाला हूं, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो मैं कर रहा हूं मान लो x के रिस्पेक्ट, और यहां पर भी कर दिया x के रिस्पेक्ट में। क्लियर यहां, क्लियर यहां पर? पहले तो dx से dx कैंसिल होगा और चेंज से चेंज कैंसिल होगा, तो रिजल्ट आपके पास आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वहां क्या बच जाएगा आपके पास, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx। तो आप बताओ ये सारे काम क्या पेपर में करने हैं हमें, इसलिए मैंने पहले नहीं कराया था, और एंड में भी इसलिए करा दिया कि कोई दिमाग में डाउट रह गया हो तो वो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए कि एक आईएफ सॉल्व, इसी को सॉल्व करते करते आईएफ आता है, ऐसे नहीं कि हवा में आ गया, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आईएफ आएगा, और उसी आईएफ को यहाँ पर प्लेस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा। हमें क्या करना है, सीधा रट्टा मार, किसका, आईएफ का, और किसका, सॉल्यूशन। समझ गए बात? फिर आप कहते हैं मैथ्स रटवा देते हैं, इसीलिए। हाँ जी, मैं भी तो बताऊंगा ना मुझे आता है। चलो, हाँ निकलेगा आता है, मैंने होमवर्क भेज दिया, ज्यादा नहीं है, ए से लेके एस तक करना है अपने क्वेश्चन नंबर 1 का बचे हुए पार्ट्स।
अभी तो और भी देना था, पर मुझे पता मानोगे नहीं, इसलिए ए से एस में बचे हुए जितने सॉरी जितने भी क्वेश्चन ने कर लिए वो छोड़ देना, बाकी सब कर लेना। और टेस्ट की तैयारी भी तो करोगे ही ना। अच्छा सुनो सुनो, हमने भी एक टाइप किया ना, एक अभी बाकी है, तो टेस्ट में वो आएगा, फ्राइडे करवा दूंगा, छोटा सा पार्ट है, फ्राइडे करवा दूंगा, टेस्ट में आ जाए। चलो अभी बच्चे आपका भी नालायक बैच अलग होगा, आपका भी नालायक और टॉपर का बैच अलग करना है मुझे।